नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूं। अपराध की ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, 15-20 दिन पहले की होगी। तारीख थी 5 अगस्त 2023। शहर था भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। वहां एक थाना है छोला मंदिर। छोला मंदिर थाने की लीलाधर कॉलोनी से एक सज्जन फूलचंद्र शर्मा ने थाने पर फोन किया। टाइम रहा होगा दिन के कोई 1:30 बजे। फोन करके उन्होंने ये बताया कि लीलाधर कॉलोनी में मेरा छोटा भाई मनोज शर्मा, उसकी बीवी, उसकी पत्नी प्रीति शर्मा और 3 बच्चे रहा करते थे। अभी हमें पड़ोसियों ने टेलीफोन करके बताया कि 2 बच्चे स्कूल गए थे, 1.5 साल का एक बच्चा और उसकी पत्नी मनोज की प्रीति, ये दोनों अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर के कमरे में थीं। 2 बदमाशों के भीतर घुसने की बात यहाँ लोगों ने बताई है। 2 बदमाशों ने उसे 50 चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने थाने को यह भी बताया कि जो चाकू मारने बदमाश आए थे वो दोनों ही महिलाएं थीं। सलवार सूट पहने थे, चेहरे पे नकाब लगाए हुए थे और हाथ में उनके चाकू था। ये वृतांत सुनकर जो थाना इंचार्ज थे उदयभान सिंह भदौरिया, जिनको थाना टीआई कहते हैं, वो एकदम चौंके और फौरन पूरी फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे। भारी भीड़ थी वहां। मौके पर महिला के शरीर पर 20 चाकुओं के निशान थे। यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई निशान चाकुओं के थे। चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था, दीवारों में, गद्दे में और जमीन पर एक टूटा हुआ चाकू भी पड़ा था। लेकिन उस समय प्रीति की सांस हल्की हल्की चल रही थी। प्रीति की जेठ फूलचंद शर्मा, थाना इंचार्ज उदयभान सिंह भदौरिया और मोहल्ले के कई लोग उसे तुरंत प्यूपिल्स अस्पताल ले गए। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ऐसा लगता है कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत गंभीर सी दिखने वाली घटना थी। इलाके के में जैसे वो कहते हैं ना कि दुकानें बंद हो गई और तमाम तमाशे हुए, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने सबसे पहले ये पता किया कि वो 1.5 वर्ष की बच्ची कहाँ है। बच्ची से बात की गई तो वो कुछ भी बताने में असमर्थ थी। उसे जैसे संज्ञा शून्य हो गई थी। कौन आया था, क्या आया था, बस सिर्फ वो अपनी माँ की लाश की तरफ इशारा कर रही थी। शायद उसे ये भी समझ में ना आ रहा हो कि दरअसल हुआ क्या है। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की, क्योंकि जाते ही लोगों ने ये बताया कि 2 महिलाएं थीं, सलवार सूट पहने हुई थी और जिस समय लोगों ने घेरने की कोशिश की, दोनों के हाथ में चाकू थे।
वहां पर किराए पर रहने वाली, प्रीति के मकान में किराए पर रहने वाली बुजुर्ग गंगाबाई ने बताया कि ये दोनों जो आए थे, जो बदमाश थी, वो महिलाएं थीं। दोनों ने सलवार सूट पहन रखा था। उन्होंने काला चश्मा, नकाब, हाथों में ग्लव्स और नीले रंग के जूते पहन रखे थे। मतलब क्या फिल्मी सीन रहा होगा कि दो महिलाएं सलवार सूट पहने हुए, काला चश्मा लगाए हुए, नकाब चेहरे पर लगाए हुए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए और नीले रंग का जूता पहने हुए। गंगूबाई ने बताया कि जब वो गेट पर आए तो मुझे लगा कि ये बहुरूपीय भिखारी कभी कभी आते हैं मांगने के लिए, और उन्होंने आज वो हर दिन कोई न कोई रूप बना के चारों तरफ भिक्षाटन करते हैं या पैसे मांगते हैं। गंगूबाई ने कहा कि पहली नज़र में मुझे ये दोनों लगे। ये दोनों सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए, लेकिन जब इन्होंने भीतर से दरवाजे का कुंडा लगाया तो उन्होंने ये भी बताया गंगूबाई ने कि ऊपर जो दरवाज़ा था वो लोहे का था, तो कुंडा लगाते ही ये पता लग गया कि ये भीतर से कुंडा लगा रहे हैं। 5 मिनट बाद ही प्रीति के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही प्रीति को मार रहे हैं। प्रीति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर और किराएदार और पड़ोसी भी भाग कर आ गए। गंगूबाई ने कहा, मैंने उनको इशारा किया कि ये दो इस तरह से महिलाएं थी, ऊपर गई थी। कुछ उत्साहित लड़के ऊपर गए, देखा दरवाजा, सीढ़ी का जो जीने का दरवाजा है वो भीतर से बंद है। पहले उसको हिलाने डुलाने की, धक्का मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत मजबूत था। फिर अगल बगल से सब्बल और बड़े हैमर, बड़े हथौड़े लाए गए। 5 मिनट लगा उसके दरवाजे को तोड़ने में। तोड़ के भीतर गए, लाश को देखा और फिर ये देखा कि छत पर ऊपर जाने का भी रास्ता है। लड़के थे, भाग के ऊपर गए। वहां जो कमरा बना हुआ था वो भी भीतर से बंद था। लड़कों के हाथ में हथौड़े और ये बाकी चीजें थीं। उन्होंने जैसे ही दरवाजे को तोड़ा, 2 महिलाएं उसमें से चाकू दिखाते हुए नीचे निकली और तेजी से भागते हुए पीछे वाली गली में पहुंच गईं। जो बच्चे उसमें किराए पर रह रहे थे वो सब डर गए, लेकिन एक लड़के ने हिम्मत दिखाई। लड़के का नाम था दीपेश, और हिम्मत दिखाते ही उसके हाथ में 2 जगह चाकू के गहरे निशान लग गए। लेकिन उसने इस बीच एक काम ये किया कि उसने चेहरे पे लगे हुए नकाब यानी उस कपड़े को नोचने की कोशिश की, और इस प्रोसेस में उसे ये पता लगा कि इनमें से एक तो महिला है लेकिन एक पुरुष है। ये बात और गंभीर थी। लड़के ने बताया कि साहब ये जो है, उसमें जो पुरुष था उसकी दाढ़ी भी थी, और जब कपड़ा हटा तो ये लगा कि उसकी पीछे चोटी भी थी, बाल की। चोटी से महिला होने का कंफ्यूजन हुआ, लेकिन दाढ़ी गहरी और लंबी थी, घली और काली थी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं था। एक महिला और एक पुरुष थे। बाकी पड़ोसियों ने भी बताया कि जब वो भागे थे तो हाथ में चाकू जो उनके हाथ में था वो दिखाते हुए कि पीछे कोई आएगा तो मार देंगे। चूंकि दीपेश को चाकू लग चुका था तो सारे लोग उसे उठा के अस्पताल ले जाने के चक्कर में थे, इसीलिए कोई उसका पीछा नहीं कर पाया, न ही ये जान पाया कि आखिरकार ये दोनों लड़कियां किधर की तरफ निकली हैं। बस ये पता लगा कि पीछे की तरफ जो गली है उसमें भागी हैं।
समय था वही 12:30-1 के आसपास। चूंकि प्रीति के पति दुकान पे गए हुए थे, उनकी चौक बाजार में एक सुनार की दुकान है, उसी में वही उनकी दुकान थी, वो दुकान पे थे। और पति के बड़े भाई, मनोज के बड़े भाई फूलचंद, इनको सबने फ़ोन किया, क्योंकि वो बड़ा ख्याल रखते थे अपने छोटे भाई का और उसकी पत्नी का भी। फूलचंद को फ़ोन किया, सबसे पहले फूलचंद मौके पर आ गए और फूलचंद ने ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। थोड़ी देर बाद मनोज भी आ गए, प्रीति के पति। इस बीच में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। फॉरेंसिक की पूरी टीम आ गई, क्राइम ब्रांच के लोग आ गए, सर्विलांस के लोग आ गए और उस घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होने लगी। टूटे हुए चाकू के टुकड़े को कायदे से उसके फिंगरप्रिंट और बाकी चीज़ों के लिए फॉरेंसिक वालों ने उस पर तमाम एक्सरसाइज शुरू की। पुलिस ने मनोज से, चूंकि डेड बॉडी पीपल्स हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर पंचनामा, पंचायतनामा जिसे कहते हैं, और उसके सील बंद होने की, पोस्टमार्टम चीड़ घर में ले जाने की कार्रवाई एक दूसरी टीम कर रही थी। लेकिन पुलिस ने मनोज से पूछना शुरू किया कि किससे रंजिश थी, क्या तुमको लगता है, क्या हो सकता है। तो मनोज ने कहा, साहब इतनी भीड़ में बात नहीं हो पाएगी, हम आपके साथ थाने पर चलते हैं, हमें इस बात के लिए थोड़ा एकांत चाहिए, वरना हो सकता है आप उस अपराधी तक पहुंच ही न पाएं। जो हुलिया बच्चे बता रहे हैं, उस हुलिया का एक शख्स है जिस पे मुझे शक है। पुलिस उनको लेकर थाने पर गई। फिर तो डिटेल इंट्रोगेशन हुई। ये बताया गया कि प्रीति मृतक जो है उसकी उम्र 29 वर्ष और उनके पति मनोज शर्मा की उम्र 38 साल। प्रीति मूल रूप से कटनी की रहने वाली थी और उसकी शादी 9 साल पहले 2014 में हुई थी। मनोज ने बताया कि मेरी पहली पत्नी छोड़कर भाग गई थी। मेरे घर वाले और खासकर मेरे बड़े भाई मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थे। दूसरी बात उसने ये बताई कि प्रीति जो कटनी की रहने वाली थी, उसके पीठ में रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई थी। जो सामान्य भाषा में कहा जाता है कि कूबड़ निकला हुआ था, थोड़ा झुक के भी चलती थी। शादी हुई तब वो 20 साल की रही होगी। उन्होंने बताया कि साहब आप देख ही रहे हैं, सुंदर थी, लेकिन ये कमी थी। कूबड़ का अर्थ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो महाभारत में आपने मंथरा का कैरेक्टर करने वाली ललिता पवार को देखा होगा। थोड़ा सा झुक के चलना, इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकला रहता है। बहुत से लोग हैं, आप ये जन्मजात दोष होते हैं और डिफॉर्मिटी है बॉडी की, और कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। तो बहरहाल वो उसके इस तरह से निकला हुआ था। चूँकि मेरे घर वाले भी मेरे लिए एक बहू की ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और प्रीति के घर वाले तो ये चाहते थे कि किसी अच्छे वर से शादी हो, लेकिन उसकी इस कमी की वजह से कोई शादी हो नहीं पा रही थी। बीच के एक आदमी ने ये प्रस्ताव दिया तो उनके घर वाले फ़ौरन राजी हो गए और इस बात से कोई उनको दिक्कत नहीं थी कि उम्र में 10 साल का फ़र्क है। उसने ये भी बताया कि प्रीति की शादी जब जब तय होती थी वहाँ पर, तो उनकी परिवार की खिलाफत करने वाले लड़के वाले को ये बता देते थे कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, कभी कहते थे कि ये पति को सुख नहीं दे पाएगी। मतलब परिवार से जो पारिवारिक जलन होती है, लड़की की शादी आप तय करिए
तो कुछ न कुछ वो कहीं न कहीं से मैसेज करके लड़के वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि ये शादी अच्छी नहीं है। लेकिन जब ये रिश्ता गया, लड़की के यानी प्रीति के घर वाले भी परेशान हो गए थे। एक दिन में शादी तय हो गई और तीसरे दिन शादी भी हो गई। शादी इतनी जल्दी में हुई कि प्रीति की छोटी बहन मनोरमा को भी नहीं बताया गया। बहुत नाराज हुई, गुस्सा हुई, और जब उसने पहली बार अपने बहनोई यानी मनोज शर्मा को देखा तो वो और नाराज हुई। जोर जोर से कहा कि यही बुढ़ा मिला था मेरी फूल सी बहन से शादी करने के लिए। बहरहाल कुछ दिनों में उसने अपने बहनोई को यानी मनोज को बहनोई की तरह एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने बताया कि 9 सालों में पहले वो अपने बड़े भाई फूलचंद के साथ रहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और ये भी बताया कि उसका प्रीति से उसको बड़ा बेटा 8 वर्ष का, फिर एक बेटी 6 साल की, फिर 1.5 वर्ष का एक बेटा, 3 संतानें उसी से पैदा हुई। उसने कहा कि सब चूंकि मुझ में कमी थी, उसमें कमी थी, हम दोनों लोग एक दूसरे की कमी और अपनी कमी भी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए किसी तरह के विवाद का कोई कारण नहीं था। हम लोग इस सिलसिले में कभी बात नहीं करते थे। भाई साहब हमारे पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखते थे, बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले, साल सवा साल पहले ही ये वाला घर उन्होंने बनवा के दिया था कि अब तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, तुम्हारी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, तो मैं एक घर बनवा के तुम्हें उसी में शिफ्ट कर देता हूँ। और कर भी दिया। नीचे 10 कमरे उन्होंने बनाए थे ताकि इसमें किराएदार रखे जा सकें, और ऊपर वाले पोर्शन में मनोज और उनकी पत्नी प्रीति रहे। पुलिस का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। पुलिस तो ये जानना चाहती थी कि वो किसके बारे में कहना चाह रहा है कि हत्या उसने की होगी। उसने आगे बताया कि मेरी बुआ के लड़के का साला राम निवास वो दुर्गा मंदिर में पुजारी था। राम निवास शीतला माता मंदिर के पास रहता था और दुर्गा माता मंदिर का पुजारी था। चूंकि रिश्तेदार था, पहले से भी आता जाता रहता था और शादी होने के बाद भी आता जाता रहा। रिश्ता ऐसा था, हंसी ठिठोली बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस तरह की हंसी ठिठोली मेरी पत्नी प्रीति से भी करता रहा। लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान इसलिए नहीं किया क्योंकि ये उसकी आदत रही है, पहले भी वो ऐसा करता रहा है। लेकिन मनोज ने बताया कि बात तब बिगड़ी जब किराएदारों ने और कुछ हितैषियों ने, जो हितैषी पड़ोसी थे, उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे घर से दुकान पर जाने के बाद राम निवास तुम्हारे घर पर आता है, 2, 3, 4 घंटे रहता है और तुम्हारे घर आने से पहले ही वो निकल जाता है। ये थोड़ा संदेहास्पद है। मनोज के मन में शंका का कीड़ा दौड़ने लगा। प्रीति से उसने पूछा। पहले प्रीति ना नुकर करती रही, लेकिन बाद में उसने कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हारा ही रिश्तेदार है, मैं तो जानती भी नहीं थी। तुम्ही ने बताया था कि मेरा रिश्तेदार है, मेरे फुफेरे भाई का साला है और पहले से हम लोग जानते हैं, हम उम्र हैं, एक साथ पले बढ़े हैं, इस तरह की बात तुम्ही ने बताई थी, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई। लेकिन झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि जब प्रीति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसका 7वां महीना चल रहा था, तो मनोज ने एक दिन घर में कहा कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। और यही तोहमत लगाकर मनोज ने प्रीति को घर से बाहर निकाल दिया। वो कटनी
अपने घर पहुंच गई। प्रीति के घर वालों ने मनोज को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन शक का कीड़ा उसे इस तरह से खा रहा था कि वो इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं था कि दोबारा प्रीति उसके घर पर आए। प्रीति ने और उसके घर वालों ने बार बार कहा कि किसी की बात मत मानो, तुम डीएनए टेस्ट करा लो बच्चे का, और अगर ये तुम्हारा बच्चा नहीं निकलेगा तो अपने मकान के आगे वाले चौराहे पर खड़ा करके जूतों से मारना। लेकिन फिर भी मनोज को जो शंका हो गई वो हो गई। फिर मनोज ने उस परिवार से कोई संपर्क नहीं, किसी का फोन नहीं उठाता था, न तो प्रीति का, न उसके पिताजी का, न माताजी का, न भाइयों का, बिल्कुल संपर्क उसने खत्म कर दिया। फिर हार कर प्रीति के पिताजी ने कटनी में दहेज और महिला उत्पीड़न का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। आईओ वहां से केस डायरी लेकर इनके यहाँ घर धमक गया, उनको ऊंच नीच बताई कि ये महिला से और डाउरी से संबंधित मामला है, कोई माई का लाल तुमको जेल जाने से नहीं रोक पाएगा, चाहे जितने वकील खड़े कर लो। अब दिमाग में मनोज के कुछ कुछ घुसने लगा और वो प्रीति को अपने यहाँ लाने के लिए राजी हो गया। प्रीति को ले भी आया और आने के हफ्ते भर बाद ही वो प्रीति पर ये दबाव बनाने लगा कि तुमने जो मुकदमा लिखवाया है कटनी में, उसमें समझौते के पेपर्स दाखिल करो। मनोज ने कई बार कहा कि भाई हम साथ रह रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तीसरा बच्चा भी होने वाला है, अब कौन सी दिक्कत है जो तुम इसको वापस नहीं ले रही हो। वो अपने पिताजी से बात करती थी और पिताजी को समझा दिया करते थे, तो वो किसी दबाव में आकर उस मुकदमे में समझौता नामा दाखिल करने को कतई तैयार नहीं होती थी। इस बात को लेकर जब मनमुटाव शुरू हुआ, तभी बीच में रामनिवास की एंट्री हुई। कभी दोनों लोगों को समझाने के बहाने, कभी किसी बहाने, आता पहले से भी था, लेकिन उसके मन में खोट था, उसका दिमाग दूसरी तरफ चल रहा था। दोनों को समझाने के बहाने वो कुछ नजदीक आ गया प्रीति के। एक मोबाइल और सिम प्रीति को सिर्फ इसलिए दिया गया कि वो उस मोबाइल फोन को तभी ऑन करेगी जब मनोज घर से निकल जाएंगे, और घर से निकलने घर में आने से पहले उसको स्विच ऑफ कर देगी। मुझसे बात करनी हो तब भी जब वो घर पे न हो तो बात करेगी और छिपा कर रखेगी, ताकि सब लोग यही जानें कि एक ही मोबाइल फ़ोन है जिससे सब लोग बात करते हैं। क्योंकि जब आपस में झगड़ा शुरू हुआ मनोज और प्रीति के बीच में समझौतानामा दाखिल करने को लेकर, तो कभी कभार इसके फ़ोन को भी मनोज देखा करता था कि कौन इससे बात कर रहा है, मतलब मदर फादर में कौन इसको समझा रहा है कि समझौतानामा दाखिल करना ठीक नहीं है। ये सारी बातें आपस में समझौते के समय जब समझाने की कोशिश रामनिवास कर रहा था, तो उस समय उसने ये सारी बातें पता कर ली थी। बहरहाल दोनों लोगों में बातचीत शुरू हो गई। इस बीच में रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी ये बात पता लग गई कि मनोज और प्रीति के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, और मेरा पति रामनिवास भी पूरा टाइम उसी के यहाँ रहता है। अब उसका झगड़ा शुरू हुआ। वहाँ शालिनी भी किसी किराएदार के संपर्क में आ गई, और जैसे ही ये भीतर जाता था, रामनिवास
वैसे ही उसको सूचना होती थी और वो फ़ोन करके बताती थी कि तुम फिर चले गए हो, तुम वापस आ जाओ। रोज रोज का झगड़ा शालिनी और उसके पति रामनिवास के बीच में होने लगा। मनोज ने कहा कि इतना सब होने के बाद भी, सालों बातचीत बंद होने के बाद भी, ये रामनिवास से फिर क्यों बात शुरू कर दी। ये सुलहनामा, समझौता नामा दाखिल हो न हो, मुकदमा चलता रहे, हम जेल चले जाएं, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि रामनिवास फिर से घर के भीतर आने लगे। फिर वही कस्में खाई गईं और प्रीति ने कहा कि अब दोबारा मुझसे उससे कोई बात नहीं होगी। एक दिन जब रामनिवास आया तो उसका वो फोन और वो सिम उसको वापस कर दिया। बोले अब कतई मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, जीवन नरक कर दिया मेरा तुमने भी और मनोज ने भी, अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। बात जब बंद हो गई तो रामनिवास के मन में एक शक का कीड़ा चलने लगा कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे दूर हो गई है, तो हो न हो इसका किसी दूसरे से अफेयर चलने लगा। वो बार बार उसके कॉमन वाले फ़ोन पर फ़ोन करने की बात करता था, बार बार उसके घर में आने की कोशिश करता था, लेकिन अब आजिज़ आई हुई प्रीति ने, मतलब संबंधों के कारण जो खटास आ रही, उससे परेशान होकर उसने उसको इंटरटेन करना बंद कर दिया। ये बात रामनिवास ने अपनी पत्नी शालिनी को भी बताई और ये बताया अब हमारे उसके बीच कोई संबंध नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी मनोज हम पर शक करता है। शालिनी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम उससे दूर हो गए। उसने ये नहीं बताया रामनिवास ने कि प्रीति मुझसे दूर हो गई, ये बताया कि मैंने विड्रॉ कर लिया अपने आप को, लेकिन वो भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था। भीतर ही भीतर उसके अंदर एक भावना, बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी। उसने एक दिन सुबह 9, साढ़े 9 बजे उससे कहा कि तैयार हो जाओ, आज हम लोग प्रीति से बात करेंगे, हम भी चलेंगे, तुम भी चलो, और हमेशा के लिए इस पूरे मसले को दफन करेंगे। वो तैयार होकर सलवार सूट पहनकर जब निकला तो शालिनी ने कहा कि अरे ये क्या तमाशा है। उसने कहा देखो वहाँ सब लोग जानते हैं हम लोगों को, अगर भेष बदल कर नहीं चलेंगे तो फिर बवाल होगा। और वो अपने साथ 2 दिन पहले रेनकोट, काला चश्मा, नकाब, नीला जूता सब ले आया था। पत्नी से कहा तुम भी ये पहनो, हम भी ये पहनेंगे। नकाब के साथ साथ उसने अपनी दाढ़ी और मूंछ को छिपाने के लिए एक काले रंग का कपड़ा भी लपेट लिया था। 9:30 बजे अपने एक पुराने जानने वाले चंदन को, जो ऑटो चलाता था, उसको बुलवाया और अपने घर से मंदिर वाली गली से थोड़ा दूर पर उसे खड़ा करा दिया और खड़ा करा के उस पे दोनों 12 बजे के आसपास बैठे और बैठ के ये मौके पर पहुँचे। प्रीति का शोर सुन के किराएदार इकट्ठा हुए, भागने लगे और जो हुलिया बताया गया वो रामनिवास का है। पुलिस यही सुनने के लिए परेशान थी कि ये किस पर शक कर रहा है। बोले उसके साथ महिला कौन थी मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितनी बात बताई गई वो रामनिवास के बारे में जो था, उसका जो चाल ढाल सब कुछ है वो रामनिवास का है। खैर दीपेश को चाकू लग चुका था, दीपेश ने उसके चेहरे को देख लिया था, इतनी बात रामनिवास भी जान गया। उसने भी
वापस लौट के उसका चंदन का ऑटो खड़ा हुआ था, उससे निकलने से पहले कहा था कि 10 मिनट में रुक जाना। जब 10 मिनट में रुकना, हम लौट के आते हैं। और जब वो वापस आया तो उसके ग्लव्स में और कपड़ों में खून लगा हुआ था। पूछा उसने चंदन ने कि ये क्या हुआ। उसने कहा नहीं, हम गए थे एक बातचीत करने, वहाँ मारपीट हो गई थी। और चंदन को वापस भेजा, घर के भीतर घुसा, अपना कपड़ा पहना और सबसे पहला काम किया, दाढ़ी मूछें मुड़वा ली। पुलिस को जब उसने बताया कि ये रामनिवास का काम है पूरा, तो पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। चूंकि मंदिर का पुजारी था, चंदन ने भी ये बताया कि मेरी उसकी मुलाकात मंदिर में, मैं दर्शन करने जाता था, परेशान था, मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई से जो समय बचता था उसमें ये ऑटो चला के अपनी फ़ीस के बाकी चीज़ों के पैसे इकट्ठा कर लेता था। मेरा नंबर पुजारी जी के पास था, रामनिवास, और वो कभी कभार कहीं जाना होता था तो मुझे ही बुला लेते थे। मैं उनको वहाँ पहुँचा देता था, कभी पैसा देते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता था। वो मंदिर के पुजारी थे। ऐसे बहुत से लोगों को लेकर पुलिस ने रामनिवास को ढूंढना शुरू किया। उसके नंबर को लगाया गया, लेकिन नंबर बंद था। बहरहाल 5 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे की यह घटना थी। 7 अगस्त की शाम होते होते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कई बार वो पुलिस के सामने से निकला, लेकिन जिस आदमी को 15-20 साल दाढ़ी मूछों में लोगों ने देखा हो, बड़ी बड़ी चोटी में लोगों ने देखा हो, अचानक सामने आने पर बिना दाढ़ी मूछ के, बाल कतरे हुए पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चेहरे पर नाखून की खरोंच से उसे पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसने अपना नाम पता गलत बताया। पुलिस को वो काफ़ी देर तक छकाता रहा और हत्या करने से तो उसने साफ मना कर दिया। पुलिस को और डिटेल चाहिए थी। जब रामनिवास का मोबाइल खंगाला गया तो उसमें घटना से पहले चंदन के फ़ोन कॉल, चंदन से बातचीत के रिकॉर्ड्स मिल गए। फिर चंदन को भी थोड़ा गर्म किया गया तो उसने पूरी बात कड़ी से कड़ी मिला दी। बताया कि सुबह 9-10 बजे इन्होंने बुलाया था मुझे और कहा था लीलाधर कॉलोनी तक चलना है, ऑटो ले आओ। पति पत्नी बाहर निकले, दोनों ने रेन कोट पहन रखा था, पानी बरस रहा था। बहरहाल हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रीति के घर से थोड़ी दूर पीछे की साइड ऑटो रुकवा दिया। और फिर 15-20 मिनट बाद जब लौटे तो कपड़ों पे, ग्लव्स पे, इन सब पे खून के निशान थे। पूछने पर इन्होंने ये बताया कि जहाँ मैं गया था वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो एक ये कनेक्टिंग एविडेंस मिला। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल नहीं रहा था। पुलिस भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रही थी, लिहाजा आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी मिल गई फुटेज। चंदन का ऑटो घर के बगल वाली गली में आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद नकाब पहने हुए पति पत्नी प्रीति के घर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े और वापसी में बुरी तरह से भागते हुए दोनों दिखाई पड़े। ये एविडेंस पर्याप्त थी। अभी तक पति पत्नी हत्या से इनकार कर रहे थे। इस सीसीटीवी के बाद उन्होंने सब कुछ कन्फेस कर लिया। रामनिवास से पूछा गया कि भाई तुमने क्यों ऐसा किया। उसने कहा साहब इतने दिनों तक मैंने उसको जाने क्या क्या उसके लिए नहीं किया, लेकिन पिछले 2 महीने से वो बात ही नहीं करती है। फ़ोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए, दूसरे फ़ोन से करता हूँ उठाती नहीं है, घर जाने की कोशिश करता हूँ दरवाज़ा खोलती नहीं है और किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि उसके किसी दूसरे से संबंध है।
शालिनी मिश्रा ने ये बताया कि साहब सवेरे सवेरे उन्होंने कहा कि चलना है, आज सब बातें हम डिसाइड कर लेंगे, आज हमेशा के लिए इस पूरे कार्यक्रम को दफन कर देंगे, पूरी झगड़े को दफन कर देंगे, मनोज के भीतर के जो शक है उसको निकाल देंगे। मेरी लालच इतनी थी, शालिनी ने बताया, कि मैं चाहती थी कि प्रीति से इसका पीछा छूट जाए। रेनकोट में वो चाकू लेकर जा रहा है, 3-3, 4-4 चाकू, ये मुझे नहीं पता था। जब इसने चाकू मारना शुरू किया तो उसके 1.5 साल के बच्चे को मैं गोद में लेके टहल के संभालती रही। उस हत्या में मेरा सिर्फ इतना रोल है। बाद में जब खटर पटर की आवाज़ आने लगी, दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आने लगी, तो उसने मुझे एक चाकू हाथ में दे दिया। बोले हाँ, तेज़ी से भागना है, जो नज़दीक आए उसे चाकू या तो दिखा देना, और बहुत नज़दीक आए तो जहाँ जिस जगह से वो शरीर को छूने की कोशिश कर रहा है उससे चाकू मार देना, वरना दोनों लोग पकड़े जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। जेठ ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही। उसने कहा कि देखिए, 1.5 साल का बच्चा है, न वो देख पाता है न समझ पाता है। अगर कहीं इसकी जगह 8 साल वाला बच्चा होता तो ये दोनों मार देते उसे भी। कारण ये था कि वो इन दोनों को अच्छी तरह पहचानता था। प्रीति की दादी सास ने बताया कि हादसे वाले दिन से वो सदमे में है। बार बार उसके सामने वो शरीर घूम जाता है जिसमें पेट पर तमाम चाकुओं के निशान और प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से चाकुओं से काटा गया था। बहुत ही निर्दयता से मारा गया था। पुलिस ने दोनों को इन्हीं एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। कौन कौन से एविडेंस इकट्ठा किए गए, कैसे इसका ट्रायल होगा, और ये तो चार्जशीट जब तक सबमिट नहीं होती है कुछ कहना मुश्किल है। ये सारी बातें जो कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी गई हैं, ये टीआई उदयवीर सिंह भदौरिया, फूलचंद जो उनके जेठ थे, और मृतक के पति मनोज शर्मा, किराएदार और बाकी बहन मनोरमा से ये सब बातें इकट्ठा करके बयानों को कड़ी से कड़ी मिलाकर ये चार्जशीट सबमिट की जाएगी। आज की घटना देखिए, आज की घटना में तमाम पारिवारिक और सामाजिक पहलू हैं। ये घर के भीतर सगे रिश्तेदारों के बीच उलझी हुई अपराध की वारदात है। मैं बार बार बता चुका हूं कि इस तरह के अपराध को रोका नहीं जा सकता। लड़के लड़की के बीच के संबंध, घर के भीतर किन्हीं दो लोगों के बीच के संबंध, मोबाइल देवता की कृपा से होने वाले संबंध, इसमें अगर कोई अपराध होता है तो इसको पुलिस के लिए रोक पाना ये बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि अगर इस संबंध की किसी को भनक लग गई है और कहीं से पुलिस को पता लग गया है तो ये टाला जा सकता है, डिले किया जा सकता है इस तरह का अपराध, लेकिन रोका नहीं जा सकता। देखिए क्या इसका पहलू था, आप इसे समझने की कोशिश करिए कि प्रीति की शादी में कठिनाई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी उभरी हुई थी, यानी वो जो स्थानीय भाषा में कुबड़ी थी। कहना नहीं चाहिए किसी महिला के लिए कि ये शब्द अच्छा नहीं माना जाता, इससे इस शब्द का इस्तेमाल करके लोग ताना मारते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी उसकी थोड़ा सा उभरी हुई थी और थोड़ा झुक कर चलती थी। पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अपने बच्चे में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कितनी भी कमी हो, लड़की के लिए वो अच्छा से अच्छा वर और लड़के के लिए अच्छी से अच्छी वधू ढूंढते हैं। बहुत सी अपराध की घटनाएं मैंने बताई हैं जिनमें अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की या लड़के को तमाम जिस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसको छिपाकर अच्छी बहू लाई गई या बहुत अच्छा दामाद लाया गया। तो खैर माँ बाप, कोई भी माँ बाप हों, ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे में जरा सी भी कमी है। इसीलिए प्रीति के माँ बाप भी अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। लड़की सुंदर थी लेकिन उसमें ये कमियां थी। और
जब जब अच्छे लड़के मिले रिश्ते के लिए, इसको देखते ही लड़की और लड़के के घर वाले तुरंत उससे दूर हो जाते थे, शादी की बात ही आगे नहीं बढ़ाते थे। और इधर मनोज के घर वाले भी, चूंकि पहली पत्नी भाग गई थी, वो भी परेशान थे कि बच्चे नहीं हैं, किसी तरह कैसे वंश चलेगा। तो वो भी लड़की की तलाश में थे कि कोई लड़की ऐसी हो जो मतलब इस घर को संभाल सके, उससे इसकी शादी कर दी जाए। लेकिन फिर दिक्कत थी यही कि एक तो मनोज की उम्र बहुत थी, दूसरा पहली पत्नी किन कारणों से भागी थी या चली गई थी, उसकी लोग विवेचना करने लगते थे। लड़कियां जो जिनकी उम्र कम हो, पढ़ी लिखी हों, वो ये कहती हैं कि हम ऐसा आदमी जो डाइवोर्सी हो, मैं उससे क्यों शादी करूं, मुझे अच्छे लड़के मिलेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है। बहुत ढेर सारे ये सामाजिक कॉम्प्लिकेशन हैं। लेकिन जब मनोज का रिश्ता वहाँ गया, दोनों को अपनी अपनी कमियों का पता था। 10 साल का अंतर था। मनोज 10 साल तो लिखा पढ़ी में अंतर था, लेकिन देखने में भी वो उससे भी ज़्यादा उम्र का लगता था। लेकिन कमियां दोनों में थीं, इसलिए शादी एक दिन में तय हो गई। तीसरे दिन शादी हो गई। बहन को नहीं बताया गया। बहन जब तक उसको एक्सेप्ट करती तब यही कहती रही, कहाँ बुढ़े से शादी कर दी मेरी गुड़िया की। हालांकि उसे भी ये पता था कि हमारी गुड़िया में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कमियों की बात कोई नहीं करता। बहन है, माँ बाप हैं, नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत हो गया। पति पत्नी दोनों को अपनी कमियों का एहसास था, कमियों का पता था, इसलिए उन दोनों में शुरुआती दौर में कतई झगड़ा नहीं हुआ। बेटा भी हो गया तो फिर किसी को कोई शंका नहीं हुई कि इसके इस डिफॉर्मिटी की वजह से इसमें कोई कमी है। और आप ये मानिए कि मनोज का पूरा परिवार, मनोज के बड़े भाई, भाभी, मनोज की बहनें, दादी माँ, ये प्रीति को बिल्कुल जिसको वो कहते हैं ना कि सिर पे रखती थी। उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी कि ये जब से आई है, देखिए मनोज के बेटा भी हो गया और घर को पूरा अच्छी तरह संभालती है, व्यवसाय में हाथ बटाती है। तो इस तरह से उसकी अच्छाइयों के साथ लोग खड़े रहे। लेकिन इसी बीच में रामनिवास भीतर आ गया, परिवार में उसकी एंट्री हो गई। आता तो पहले भी था, फुफेरे भाई का साला था, बुआ के लड़के का साला था, साले बहनोई की रिश्ता था, हंसी ठिठोली करते थे। शादी के बाद भी वो वैसे ही हंसी से ठिठोली करता रहा, प्रीति से भी करता रहा। लेकिन मनोज ये जानता था कि ये शुरुआती आदत है, इसमें कोई खराब चीज़ उसने कभी नोटिस नहीं की। लेकिन तभी चूंकि उसकी नीयत में खोट था, उसने एक मोबाइल और सिम दे दिया, जो बाद में उसके कमरे से बरामद हुआ। लॉक था, उसको तोड़वाया गया और तमाम चीज़ें दोनों के बीच जो हुई थी वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में आ गई। मोबाइल दिया, सिम दिया। जब मनोज काम पे चला जाता था तो ये अकेली थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे। और रामनिवास भी अपना मंदिर वाले कमरे में, वो भी अकेले थे। बात शुरू होते होते और बहुत आगे बढ़ गई। प्रीति से यही बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। उसे पहली ही फुर्सत में रामनिवास को अपने से दूर कर देना चाहिए था। लेकिन अब जो होना था वही हुआ। मोबाइल देवता ने इन दोनों को और नज़दीक कर दिया। वो घर पर आने लगा। पड़ोसी और किराएदार, हो सकता है उनको भी किसी को कष्ट रहा हो कि भाई ये इसके यहाँ क्यों आता है। लड़की सुंदर थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो कमियां थी मैं बता चुका हूँ। फौरन कान भर दिए गए मनोज के कि जब तुम नहीं रहते हो तभी आता है। उसे शंका हो गई, झगड़ा शुरू हुआ। फिर उसने पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि ये जो प्रेगनेंसी है मेरी नहीं हो सकती।
ये बहुत बड़ा आरोप होता है किसी महिला पर, बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा आरोप होता है जब तक कि ये सच न साबित हो जाए। लेकिन अब प्रीति को भी ये सोचना चाहिए था। दिक्कत क्या हुई कि प्रीति को बड़ी मुश्किल से अच्छा पति, अच्छा परिवार, एक बच्चा, ये सब उसे मिल गया था। उसे ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाहिए था, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि मेरी इतनी कमियों के बावजूद भी मुझे पूरी खुशियाँ मिल गईं। लेकिन बजाय ऐसा करने के वो रामनिवास के चक्कर में आ गई, और रामनिवास भी जब उसके चक्कर में आ गया तो उससे दूर नहीं हो पा रहा था। उसकी बहुत बड़ी गलती कि उसने रिश्तेदारी में ये धोखा किया। उसकी पत्नी दिन रात ऊपर वाले से मनाती रही कि किसी तरह मेरे पति रामनिवास का प्रीति से पीछा छूट जाए, और इसीलिए जब उसने कहा कि सलवार सूट, नीला जूता, मास्क मतलब नकाब, काला चश्मा, ये सब पहन के चलना है, बात वो भी समझ गई थी। लेकिन उसका उद्देश्य था ये कुछ भी करें, लेकिन इनसे उसका पीछा छूटना चाहिए। रामनिवास ने कितनी गंभीर साजिश की, वही जो तमाम एपिसोड्स में आता है क्राइम पेट्रोल के, सीआईडी के, देख देख के दिमाग में यही आता है और ये लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई माई का लाल मुझे पहचान नहीं पाएगा, पुलिस 7 जन्म में हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, इतना फूल प्रूफ काम करूंगा। अगर पहुंच भी जाएगी तो अदालत में साबित नहीं कर पाएगी। इसलिए परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि अगर ऊपर वाले ने तमाम कमियों के बावजूद भी आपको खुशियाँ नवाजी हैं और आपको सारे सुख दिए हैं, तो आप ऊपर वाले का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, और जो कुछ भी आपको मिला है उसका सम्मान करें। कहीं इधर उधर निगाह न दौड़ाएं, इधर उधर लगन न लगाएं। जो मिल गया उसी में खुश रहें, वरना आप दाएं से बाएं हुए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।